अब नेक्स्ट आता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इसमें अपन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। पिछले वाले में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किया था, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी एज द सेकंड मेजर टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। ऑब्जेक्ट इज नॉट टू फॉर्मुलेट बट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। इसमें अपन टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस जो अपन ने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में बनाई है। ठीक है, तो इसमें दो मेन फीचर है। एक तो ये कि जो रिस्क फैक्टर है उसका एसोसिएशन है डिसीज से कि नहीं है। जैसे कि लंग कैंसर में स्मोकिंग है तो रिस्क फैक्टर है उसका कि नहीं है। ठीक है, फिर इफ वन एग्जिस्ट, अगर है तो कितना एसोसिएशन है, मतलब कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है स्मोकिंग लंग कैंसर के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन या फिर मतलब कि रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, फिर इसमें भी अब टाइप्स आ जाते हैं। तो मेन इंट्रोडक्शन समझ गए एनालिटिकल स्टडी का, फिर आते हैं टाइप्स। तो इकोलॉजिकल स्टडी होती है, इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, केस कंट्रोल स्टडी और कोहार्ट स्टडी। तो ये चार टाइप्स की स्टडी है। मेनली क्वेश्चन जो आता है अपना केस कंट्रोल स्टडी और कोहार्ट स्टडी से ज़्यादा में डिटेल पूछता है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजिकल की थोड़े एक दो बात जान लेते हैं। यूनिट ऑफ स्टडी इज पॉपुलेशन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी स्नैपशॉट ऑफ टोटल पॉपुलेशन सर्वेज डन और प्रेवलेंस। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या जो अपन टेस्ट करते हैं वो पूरी होल पॉपुलेशन में करते हैं। ठीक है, अपन ये नहीं देखते हैं कि पहले रिस्क फैक्टर है फिर प्रेवलेंस है, अपन कुछ ऐसे नहीं देखते। अपन पूरी होल पॉपुलेशन का सर्वे एक टाइप से जनगणना टाइप की करते हैं कि किसी में डिसीज है, किसने सिगरेट पी थी, किसको लंग कैंसर हुआ है ना, किसको नहीं हुआ, कौन सिगरेट नहीं पीता था, ऐसे करके तो अपन पूरा एक बायोडाटा टाइप का लेते हैं। तो इससे प्रेवलेंस पता चल जाता है कितने लोगों को डिसीज है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में टेस्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है केस कंट्रोल स्टडी और कोहार्ट स्टडी। ठीक है, तो अपन अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं केस कंट्रोल स्टडी इस वीडियो में। ठीक है, बाकी जो इकोलॉजिकल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये छोटे छोटे शॉर्ट में आते हैं, तो अपन इसको छोटी वीडियो में देख लेंगे, पर अभी केस कंट्रोल स्टडी के बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है कि जो टाइम की डायरेक्शन होती है वो रिस्क फैक्टर से डिसीज की तरफ होती है। मतलब रिस्क फैक्टर के जैसे स्मोकिंग, तो कोई बंदा स्मोकिंग करना चालू कर रहा है वो, ठीक है, तो स्मोकिंग करेगा तब ना थोड़े दिन बाद जाके डिसीज होगी। तो सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में रिस्क फैक्टर आएगा, फिर उसका डिसीज होगी उसको। ठीक है, मतलब कि वो उसकी जो डाइट है वो खराब करेगा, उसके बाद ना जाके उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज होगी। ठीक है, तो कोहार्ट स्टडी में क्या होता है कि अपन जाते हैं पूछते हैं, जैसे अपन की जो पॉपुलेशन स्पेसिफाइड है उससे पूछेंगे कि भैया तुम सिगरेट पीते हो कि नहीं पीते हो। पीते हो तो उसको एक्सपोज में डाल देंगे, नहीं पीते हो तो नॉन एक्सपोज में डाल देंगे। ठीक है, और बोलते हैं कि ठीक है चलो पीते हो। उसके बाद अपन उसे बोलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, फिर देखेंगे उसमें लंग कैंसर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें एक्सपोज वाले में कितनों को लंग कैंसर हुआ, किसको नहीं हुआ, नॉन एक्सपोज में किसको नहीं हुआ, मतलब किसको हुआ नहीं हुआ। ठीक है, कुल मिला के जो सिगरेट पीने वाले कितनों को हुआ, कितनों को नहीं हुआ, नॉन नहीं पीने वाले कितनों को हुआ, कितनों को नहीं हुआ, ये करते हैं। तो कोहार्ट स्टडी में क्या कर रहे हैं अपन, रिस्क फैक्टर से डिसीज तरफ जाए। तो कोहार्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, मतलब कि टाइम के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। ठीक है, जबकि अपन केस कंट्रोल स्टडी में क्या करते हैं कि जो डिसीज पर्सन है, ठीक है, उनसे अपन पूछते हैं कि आपने सिगरेट पी थी कि नहीं पी थी। तो अपन जो केसेस हैं जो डिसीज्ड पर्सन है उनसे पूछते हैं कि एक्सपोज्ड थे, मतलब स्मोकिंग करी थी कि नहीं करी थी। ठीक है, और ऐसे अपन उसको कंपेयर करने की कंट्रोल लेते हैं ना, नॉर्मल इंडिविजुअल लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले आपने करी थी कि नहीं करी थी। ठीक है, तो ये है केस कंट्रोल स्टडी। तो इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब टाइम से पीछे जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन को जनरली समझ में आ रहा है कि अपन जिसको डिसीज है उससे बस पूछना है तो उसमें टाइम कम लगेगा, जबकि कोहार्ट स्टडी है तो उस पर वेट करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में बताया था कि जनगणना टाइप की होती है, पूरी पॉपुलेशन ली, पूरी पॉपुलेशन में देखा कौन एक्सपोज है कौन नॉन एक्सपोज है, आउटकम देखा किसको हुई डिसीज किसको नहीं हुई, तो प्रेवलेंस एक तरीके से पता चल जाती है। ठीक है, तो अब अपन केस कंट्रोल स्टडी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, टाइम से पीछे आ रहे हैं, डिसीज जैसे रिस्क फैक्टर पे आ रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट टू कॉज स्टडी बोलते हैं, आउटकम टू एक्सपोजर डिसीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन वही जो जिस पर्सन को डिसीज हो चुकी है, जिसको लंग कैंसर हो चुका है, उससे अपन जानकारी लेते हैं कि आपने स्मोकिंग करी थी कि नहीं करी थी, और कंट्रोल भी लेते हैं साथ में। ठीक है, तो ये पूरी पॉपुलेशन जिसमें केसेस जिसको डिसीजेज हैं उनसे पूछते हैं कि एक्सपोज है कि नहीं हो, और मतलब सिगरेट पी थी कि नहीं पी थी, और कंट्रोल में जिनको डिसीज नहीं है उनसे पूछते हैं कि सिगरेट पी थी कि नहीं पी थी। ठीक है, अपन कंपेयर करते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो ये अपोजिट टाइम है, डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी पीछे तरफ जा रही टाइम की, टाइम आगे की तरफ जा रहा है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए होता है। ठीक है, फिर केस कंट्रोल स्टडी के 3 डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं। सबसे पहला, जो दोनों चीज़ें हैं, एक्सपोजर भी और आउटकम भी, मतलब कि वो सिगरेट भी पी चुका है और लंग कैंसर भी हो चुका है, दोनों अपनी स्टडी स्टार्ट होने के पहले हो चुका है। ठीक है, जबकि कोहार्ट में क्या हो रहा है कि एक्सपोजर हुआ था, अभी डिसीज नहीं हुई है, डिसीज कुछ टाइम बाद होती है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों चीज़ें हैं, एक्सपोजर और आउटकम, दोनों पहले हो चुके हैं अपने स्टडी शुरू करने के पहले ही। द स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, ये इफेक्ट टू कॉज जाती है। ठीक है, ये ऊपर अपन समझ चुके। इट यूजेस अ कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट एंड इंटरफेरेंस। तो अपन इसमें कंट्रोल ग्रुप लेते हैं जो कि डिसीज नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 हो गई। फिर अब अपन स्टडी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ केसेस,
तो सिलेक्शन ऑफ केसेस में क्या कि किसको डिसीज हुई थी वो उनको लेना है अपन को। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केसेस, तो अपन किस बेसिस पे मानेंगे कि इसको डिसीज है कि नहीं है, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ बनाते हैं, तो उसके हिसाब से अपन उसमें उसके अंदर डालते हैं केसेस वाले ग्रुप में। फिर सोर्स ऑफ केसेस कौन हो सकता है, हॉस्पिटल में अपन जाएंगे सीधे पेशेंट्स को ले लेंगे, या फिर जनरल पॉपुलेशन में पूछ के अपन पूछ लेंगे कि भाई किसको डिसीज है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ केसेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। द कंट्रोल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिसीज अंडर द स्टडी। उसको डिसीज नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल मतलब वही कंपेरिजन वाले जिसको डिसीज नहीं है। दे मस्ट बी सिमिलर टू द केस एज पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ डिसीज। वो सिमिलर होने चाहिए, जैसे एज ग्रुप है उनका तो सेम होना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से सिमिलरिटी होनी चाहिए, बस डिसीज नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कंट्रोल क्या होता है, हॉस्पिटल से ले सकते हैं, रिलेटिव, जनरल पॉपुलेशन, नेबरहुड ले सकते हैं, ये सब ना आस पड़ोस में नहीं, ठीक है। बस सिबलिंग्स नहीं ले सकते उसके जो, क्योंकि वो जेनेटिक उसमें वो रहेगा, मतलब उनका जीन सेम रहेगा, तो हो सकता है कि उसमें भी डिसीज होने के चांसेस रहे, तो अपन वो बायस हो जाएगा एक तरीके से, तो अपन उनको नहीं लेते हैं कंट्रोल में, ठीक है। तो अपन हमेशा थोड़ा सेम लेंगे पर बिल्कुल पास के नहीं लेंगे, डिसीज नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता मैचिंग। अपन ने सबसे पहले वो सिलेक्शन कर लिया उन लोगों को, अब मैचिंग करना है। मैचिंग में कुछ नहीं कि इस वाले मैचिंग का मतलब है कि वो दोनों जो केस और कंट्रोल है सेम होने चाहिए, मैचिंग मैच खाने चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज टू एंश्योर कंपेरेटिबिलिटी बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल। मैचिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट कंट्रोल इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू केसेस, ठीक है। ये अपन ऊपर ही बात कर चुके हैं कि दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, बस डिसीज नहीं होनी चाहिए। एज सेम हो, ऑक्यूपेशन सेम हो, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, तो इस हिसाब से अपन मैचिंग कर देंगे उसकी। फिर नेक्स्ट आता मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। अब अपन सेलेक्ट करने के बाद केसेस और कंट्रोल को सिलेक्ट कर लिया, अब अपन उनसे पूछताछ करेंगे कि एक्सपोजर किस में था किस में नहीं था, ठीक है। तो इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनर पूछ के, पास्ट रिकॉर्ड देख के, हॉस्पिटल रिकॉर्ड देख के, ये सब देख के अपन पता करेंगे कि कौन एक्सपोज्ड था कौन नॉन एक्सपोज था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो मैं ये टेबल समझा देता हूँ। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, वही अपन ने पता कर लिया कौन कौन एक्सपोज था कौन कौन नहीं था। सबसे पहले जो केसेस लिए मतलब डिसीज है, तो इसमें उनको लंग कैंसर है मान लो, ठीक है। कंट्रोल ये नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनमें डिसीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट मतलब वो स्मोकिंग करते थे, तो जो स्मोकिंग करते थे और जिसको डिसीज है वो ए पॉपुलेशन है, और जो स्मोकिंग करते थे पर डिसीज नहीं है वो बी पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जो स्मोकिंग नहीं करते थे और उनमें डिसीज प्रेजेंट है वो सी है, और जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें भी डिसीज एब्सेंट है वो डी पॉपुलेशन है, ठीक है। समझ में नहीं आया, फिर से देखो। सबसे पहले केसेस या डिसीज प्रेजेंट, तो जिनको लंग कैंसर है उनके पास गए अपन से उनसे पूछा कि तुम सिगरेट पीते थे, तो उसने बोला हाँ पीते थे, तो उनको ए में डाल दिया। फिर पूछा कि तुम पीते थे नहीं पीते, तो उसने बोला नहीं पीते, तो सी में डाल दिया, ठीक है। फिर अपन कंट्रोल के पास गए जिनको डिसीज नहीं थी, उनसे पूछा तुम सिगरेट पीते हो, तो उसने बोला हाँ पीते हैं, तो बी में डाल दिया। फिर अगर बोला कि नहीं पीते हो तो उसको डी में डाल दिया, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द फाइनल स्टेप इज एनालिसिस टू फाइंड आउट। तो अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि अपन उसके रेट वगैरह निकालते हैं और अपन कंपैरिजन करते हैं कि एक्सपोजर या फिर इससे क्या इफेक्ट है, स्मोकिंग से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक्सपोजर रेट्स निकालते हैं। तो एक्सपोजर रेट्स में, तो केसेस में एक्सपोजर क्या होगा, तो एक्सपोज मतलब जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, तो ए वालों में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था तो ए अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। कंट्रोल में बी अपॉन बी प्लस डी, ठीक है, बहुत ही ईजी। फिर एस्टिमेशन ऑफ डिसीज रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर, तो कितना एसोसिएशन है रिस्क फैक्टर का डिसीज से, वो निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑड्स रेशियो, ठीक है। एक चीज याद रखना कि केस कंट्रोल स्टडी में अपन ऑड्स रेशियो यूज करते हैं, और जो अपनी कोहार्ट स्टडी है उसमें रिलेटिव रिस्क यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा वो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर अपन करते हैं बस ऐसे, ठीक है। फिर द सेकंड एनालिटिकल स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ डिसीज रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर, ठीक है। तो ऑड्स रेशियो क्या होता है, अपन सबसे पहले वो देखते हैं। ऑड्स रेशियो विच इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम, ठीक है। वो रिस्क फैक्टर और जो डिसीज है उसमें एसोसिएशन बताता है कि कितना लिंक है आपस में उसमें, ठीक है। तो इसको अपन ये क्या लिखा हो, लॉजिकल अपन नॉन लॉजिकल, इसका मतलब क्या है, तो लॉजिक से समझो। यहाँ पर जो भी डिसीज्ड है और जिसने स्मोकिंग करी है तो उसको तो डिसीज होनी ही है, ठीक है। फिर जिसमें डिसीज एब्सेंट हो, जिसमें स्मोकिंग नहीं करी है तो उसको डिसीज नहीं होनी, तो लॉजिकल आ गए सबसे पहले ए इंटू डी, तो लॉजिकल वाले आ गए ऊपर। फिर नॉन लॉजिकल वाले जिनमें थोड़ा खटक रहा है कि भाई जिनको डिसीज है और उन्होंने स्मोकिंग भी नहीं करी तो सी हो गए, और जिनको डिसीज नहीं है और स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो भाई थोड़ा खटक रही है, तो ये नॉन लॉजिकल नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक है इसकी फॉर्मूला याद करने की। फिर रिलेटिव रिस्क में क्या है, इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंट्स अमॉन्ग नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। तो ये सीधा फॉर्मूला रिलेटिव रिस्क का। अब क्या बताया मैंने कि ये एसोसिएशन बताता है कि कितना है, तो अगर ऑड्स रेशियो 1 है, ठीक है, 1 है, तो कोई भी एसोसिएशन नहीं है उसका, जैसे कि स्मोकिंग का HIV से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसका ऑड्स रेशियो 1 आएगा। फिर ऑड्स रेशियो अगर मोर देन 1 आता है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, मतलब कि वो चीज़ वो
उसको बढ़ा रही है, जैसे स्मोकिंग लंग कैंसर को बढ़ाती है, तो उसका जो ऑड्स रेशियो है वो 1 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, तो वो रिस्क फैक्टर है। और एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि जो ऑड्स रेशियो है वो लेस देन 1 आए, तो मतलब उसका नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन मतलब कि वो चीज़ कम कराता है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को कम कराएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन मतलब कि प्रोटेक्टिव फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ऑड्स रेशियो मोर देन 1 रिस्क फैक्टर, ऑड्स रेशियो लेस देन 1 प्रोटेक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो अब ये हो गई अपने केस कंट्रोल स्टडी। इसके ये एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, तो हाईलाइट कर दिए हैं, तो इसको देख लेना, है ना, ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टडी में इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है केस कंट्रोल स्टडी लॉन्ग के साथ। थैंक यू।